नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। इंश्योरेंस की समझ को आसान करने और आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिल सके, इसके लिए मनी गुरु में हम आपको हमेशा ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिससे आपको होता है बहुत अच्छा फायदा। और पिछले महीने इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इंश्योरेंस रेगुलेशन में कुछ 5 अहम बदलाव किए हैं। क्या है वो 5 बदलाव और कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा, यही समझाने के लिए हमारे साथ आज हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। इंश्योरेंस से रिलेटेड मनी गुरु में हमने कई बार कई एपिसोड्स किए हैं और इसलिए हमने सोचा जो नए रेगुलेशंस आए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशंस 2013 की जगह जो ये नए गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, आखिरकार किसी को इसका फायदा कैसे होगा। तो कुछ 5 जो नए चेंजेस हैं, आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के 5 नए जो मंत्र हैं वो पुराने जो पॉलिसी थे और रेगुलेशंस थे उससे कितने अलग हैं? तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आई थिंक फॉर द पॉजिटिव, काफ़ी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी इन गाइडलाइन चेंजेस से। आईआरडीए ने काफ़ी सुधार किया है, प्रोग्रेस किया है विज़ावी द प्रीवियस गाइडलाइन। सो इससे काफ़ी कस्टमरों का भी फ़ायदा होगा। बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे बिकॉज उदाहरण के तौर पे अगर कोई लोन पहले सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता था, अगर आपने होम लोन लिया है तो उसकी डेथ बेनिफिट्स की आप कवर ले पाते थे, अब आप उसकी डिसेबिलिटी की भी कवर ले पाएंगे। और क्या होगा कि जिस भी कंपनी की एक्सपर्टीज जिस किस्म के इंश्योरेंस में है उसी में उनका ज़्यादा झुकाव होगा। सो द गाइडलाइंस आर वेरी प्रोग्रेसिव और काफ़ी फ़ायदा होने की कंपनियों को और निवेशकों को दोनों को बहुत, और इंश्योरर्स को सबको फ़ायदा होने की संभावना है साथ ही। जी, तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स पर अब बात करते हैं, क्योंकि हम 5 जो मेन पॉइंट्स हैं या कुछ जो नए गाइडलाइंस आई हैं उन पर एक एक करके अगर बात करें, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट एक सामने निकल के आया है कि लोन कवर के लिए अब ज़्यादा पॉलिसीज़ होंगी। जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, किस तरीके से वो अब लोन भी दे पाएंगी, दैट इज़ लोन लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसका चलन बढ़ेगा। तो कैसे इससे फ़ायदा एक आम ग्राहक उठा सकता है? देखिए, ये जो पहला पॉइंट आपने बताया कि लोन ऑन हेल्थ पॉलिसीज, लोन हेल्थ पॉलिसी के लिए लोन ले सकते हैं, तो क्या होता है कि काफ़ी सारी आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। जैसे आपने अगर आपने होम लोन लिया है तो ये लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक रिटेल निवेशक पे होती हैं। बट अगर कुछ डिसेबिलिटी हो जाए एक आम लोन ग्राहक को, तो इसकी जो पूरी बर्डन है उनके डिपेंडेंट्स पे आ जाती है, जो शायद अर्निंग मेंबर्स हो या ना हो। तो उसको हेल्थ कवर करना, और अगर कोई डिसेबिलिटी आ जाए तो वो इंश्योरेंस से वो जो लोन है उसका भरपान करने की पहले ये सुविधा नहीं थी। अब ये नए गाइडलाइंस के हिसाब से ये सुविधा होगी। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मूव फॉरवर्ड है। अगर एक बैंक में देखे जाएं तो काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने लोन लिया होता है। हमेशा थोड़े कस्टमर्स ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट से गुजरते हैं और उनके लिए बहुत इमोशनल और फिनेंशियल ट्रॉमा हो जाता है उनके डिपेंडेंट्स के लिए। वो एड्रेस आज की डेट में हो सकता है आगे चल के। फिरोज, अगर टेन्योर की बात की जाए, क्योंकि नए नियमों में इन प्लान का जो टेन्योर है वो भी बढ़ाया गया है, मैक्सिमम 5 साल कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो 1 साल था और 4 साल का जो एक टाइम एक्सटेंड किया गया है, उससे कैसे बेनिफिट लिया जाएगा? देखिए, इंश्योरेंस की जो टाइम फ्रेम्स हैं वो बढ़ने से काफ़ी आपकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है और आपकी रिस्क कवर पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी टाइम फ्रेम्स कम हों तो आपकी जो रिस्क कवर है वो सीमित समय तक होती है। अब ये जो 1 ईयर से 5 ईयर किया है, तो इससे एक इंश्योरर की रिस्क काफ़ी घटेगी, क्योंकि आपके टाइम फ्रेम्स 4 गुना 5 गुना बढ़ गए हैं विज़ावी द अर्लियर। सो इससे रिस्क मिटिगेशन फ्रॉम टाइम, जो पहले रिस्ट्रिक्शन था, वो हटा दिया गया है और एक्चुअली एक्सटेंड कर। सो द इंश्योरर gets to insure the insuree for long periods of time. So I think risk mitigation काफ़ी फ़ायदा होगा एक इंश्योरर को। तो बीमा कंपनियों को भी फायदा होगा, ग्राहकों को भी फायदा होगा। एक और बात फिरोज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन्होंने ऑलरेडी
पॉलिसीज ले रखी हैं, और इस नए रेगुलेशन का जिसकी हम पहले की बात करें, एग्जिस्टिंग जिनके पास पॉलिसीज है, क्या वो फायदा उठा सकते हैं कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पुराने इंश्योर्ड लाइफ्स को ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता अनलेस उन्होंने एक टर्म प्लान लिया हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसे जिसको कहते हैं यूलिप, अगर वो लिया है तो उनकी आपकी मिनिमम टाइम फ्रेम्स होती हैं जहां पे आपको निवेश करना पड़ता है 3 to 5 years। 5 years अभी कर दिया गया था, तो 5 years आपको मिनिमम टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। अब अगर आपके 5 years खत्म हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए और आपको नई पॉलिसीज जो इशू हो रही हैं, जो बेहतर गाइडलाइंस से हो रही हैं, उनमें आपको निवेश करना चाहिए। क्योंकि यूलिप्स में एग्जिट क्लॉजेस बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं, तो आपको थोड़ा संभाल के आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर बहुत बड़ा कॉस्ट दे दिया और आपने नई पॉलिसी स्टार्ट की तो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सो ऑल इन ऑल, अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो आप उसको डिसकंटिन्यू करने का कोई आपको कॉस्ट नहीं लगता है, तो आप वापस री इशू करा सकते हैं अंडर न्यू गाइडलाइंस अ टर्म प्लान। सो यूलिप बहुत संभाल के कॉस्ट को नजर रखते हुए, कॉस्ट पे नजर रखते हुए आप नई पॉलिसीज में जाएं, और टर्म प्लान आप बेशक स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न की उम्मीद नहीं थी उससे, तो आप स्टॉप करके नया वाला इशुएंस करा सकते हैं। और राइट, कुछ और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में, क्योंकि पहले में तो हमने काफी एक्चुअली डिटेल में बात की है, एक और जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि जीवन बीमा कंपनी अब मेडिक्लेम नहीं बेच पाएंगी। इससे जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है, क्योंकि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उसके तहत कितना इंपॉर्टेंट ये कदम माना जा रहा है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी और साथ ही साथ ग्राहकों के लिए भी? देखिए, क्या है कि ये बहुत बड़ा डेंट भी हो सकता है काफ़ी सारी बीमा कंपनियों को, क्योंकि उन्होंने द न्यू गाइडलाइन कहती है कि आप जिसमें एक्सपर्टीज़ रखते हैं उसी पे फोकस कीजिए, और ना कि आप अपने पूरे बुके ऑफ प्रोडक्ट्स कीजिए। तो क्या होगा कि एक बीमा कंपनी की अब फोकस उसी पे होगी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मेडिक्लेम्स इशू नहीं कर सकती, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज मेडिक्लेम इशू नहीं कर सकती। तो इससे क्या होगा कि कंपनी सेग्रीगेट हो जाएंगी, आपको वन स्टॉप शॉप नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली एक्सपर्टीज जिसमें है उसी में वो फोकस करेंगे, और आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा। काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स में अंडरलाइंग इक्विटी होती है, अंडरलाइंग डेट होता है, उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा क्योंकि उनके डिस्ट्रैक्शंस, उस कंपनी के दूसरे डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, और उनकी फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और कंपेटिटिव भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड मूव। बीमा कंपनीज इस मूव को थोड़ा नेगेटिवली ले रही हैं, क्योंकि उनकी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ गई ताकि कौन सी पॉलिसीज वो इशू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड मूव फॉरवर्ड to say that focus on your core and not focus on satellite products. Absolutely, फिरोज, और शायद यही वजह है कि क्योंकि जो एक ही कंपनी होती थी वो कॉम्बी प्रोडक्ट्स ऑफर करती थी, बहुत सारे स्कीम्स ऑफर करती थी, और इससे कई बार एक कंफ्यूजन की सिचुएशन पैदा होती थी। कंफ्यूजन इससे आपको लगता है कि कंप्लीटली अब दूर हो जाएगा? कंप्लीटली इंश्योरेंस कंपनीज, आई थिंक कंफ्यूजन कम जरूर होगा स्वाति, जैसे आपने कहा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम, सब लोग डिफरेंट पॉलिसीज इशू कर रहे हैं और एवरीबडी इज इनटू एवरीथिंग, तो ये होता था। तो अब मेरे हिसाब से कंफ्यूजन ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएगा, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए नए नए प्रोडक्ट इजाद करती हैं ये बीमा कंपनियां, तो कंफ्यूजन तो बरकरार रहेगा, थोड़ी कम होने की डेफिनेटली काफ़ी संभावना है। एंड और निवेशक को चूज करने के लिए एक सही कंपनी आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी से यही चीज लेनी चाहिए, ना कि उनके पेरिफेरल प्रोडक्ट्स। सो फिरोज, और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मेडिक्लेम ऑलरेडी दे रही हैं या जिनके पास ऑलरेडी पॉलिसीज मौजूद है, उनके लिए क्या अब प्रोसीजर होगा? देखिए, उनकी जो ऑनर करना वो डेफिनेटली उनका इसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं होगा। फ्यूचर इशुएंसेस ऑफ न्यू पॉलिसीज इज रेस्ट्रिक्टेड। वो जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से काफ़ी इंश्योरेंस जिनकी जो लेते हैं उनको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो पुराने इंश्योर्ड हैं उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इसीलिए दिस डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, फॉरवर्ड लुकिंग है और आगे से वो इशू नहीं कर सकते, बट पुरानी जो पॉलिसीज हैं उनकी लायबिलिटीज इंश्योरर को डेफिनेटली मीट करनी पड़ेगी विद कंप्लीट सैनिटी।
ऑल राइट, इंश्योरेंस के एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस में इनफैक्ट जो कि पहले से ही हर कोई एक फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर कहते भी है कि जितना जल्दी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उतना बेटर होता है। और नई गाइडलाइंस के तहत कुछ और इसमें रियायत दी गई है, क्योंकि छोटी उम्र में बड़ी छूट का भी ऐलान किया गया है। जितना जल्दी आप पॉलिसी कवर लेंगे कम उम्र में, उतना आपको ज़्यादा छूट मिलेगी। ये एक इंकरेजमेंट के तौर पर देखा जा सकता है फिरोज़, की ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब निवेश की शुरुआत करें तो इंश्योरेंस को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखें। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छी मैसेज है कि यंगर पीपल के लिए काफ़ी इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती आएगी। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड मूव, बिकॉज हमारी कंट्री में अगर कार का इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो लाइफ का इंश्योरेंस भी मेरे हिसाब से मैंडेटरी तो होना चाहिए, बट है नहीं। बट एटलीस्ट एनकरेजमेंट, ताकि कोई अपनी लाइफ को इंश्योर कर ले, और रिस्क अगर वो अर्निंग मेंबर है तो उसका जो रिस्क होता है, उनकी लाइफ टाइम की अर्निंग्स जो काफ़ी बड़ी हो सकती हैं, उसको कवर करना, और अपने डिपेंडेंट्स को, अपने बीवी बच्चों को इमोशनल ट्रॉमा से और फाइनेंशियल ट्रॉमा से ना देना। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। रिस्क कवर एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला पहलू होता है, वो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं और या फिर डिले कर देते हैं। इस मोटिवेशन से शायद काफ़ी जल्दी इंश्योर होने की लोगों में एक मोटिवेशन आएगी। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट स्वाति, दिस इज अ वेरी वेरी गुड। फिरोज, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा गया है कि बीमा कंपनियों को ऐसी छूट का विवरण पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पे देना होगा, ये पॉइंट एक मेंशन है। तो किस छूट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई एक यंग पॉलिसी टेकर जानना चाहता है कि मुझे कितनी छूट मिलेगी, क्या उसका कोई पैरामीटर भी डिसाइड किया गया है? देखिए, उस पर अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है। डेफिनेटली प्रीमियम्स जो पहले होती थी उसके रिलेटिव कंपैरिजन में, अगर एक 25 इयर्स की एक लाइफ को कवर करने के लिए, 1 करोड़ कवर करने के लिए पहले 7,000 रुपये, इसे 8,000 रुपये पर ईयर का टर्म कवर का प्रीमियम लगता था। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15% रिडक्शन फॉर दैट एज शुड बी पॉसिबल, 20% इन इफेक्ट। तो मेरे हिसाब से उसकी अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि कितनी आप प्रीमियम बचा पाएंगे, बट मेरे हिसाब से 10 to 20% डिपेंडिंग ऑन द एज बचेगा आपका प्रीमियम आगे चल। और 10 to 20% आप कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शायद प्रावधान है कि जितना जल्दी आप लेते हैं एक कोई पॉलिसी, उतना आपका प्रीमियम कम बनता है। तो आपको लगता है एक बहुत मेजर डिफरेंस होगा करंट पॉलिसी में और जो बदलाव आने जा रहे हैं उस पॉलिसी में? देखिए 15-20% एक अच्छा ड्रॉप होता है प्रीमियम में। जैसे आप अगर कुछ शॉपिंग भी करते हैं, 15-20% डिस्काउंट एक मायने रखता है। तो और टर्म प्लान की प्रीमियम्स एक साल में एक बार देते हैं, तो आपको अगर छूट मिलती है तो मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर 5% की प्रीमियम की ड्रॉप होती तो शायद इतना अट्रैक्ट नहीं करता लोगों को जल्दी करने के लिए। अगर आपने 15-20% डिस्काउंट दे दी, मतलब 5 सालों में एक प्रीमियम की आपने छूट दे दी, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे ज़्यादा छूट आई थिंक would be unfair to expect। तो 5 सालों में अगर आपको एक प्रीमियम फ्री मिल गया, that's a good motivation to start sooner। और जो 3 गाइडलाइंस की अब तक हमने बात की है, वो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज और ग्राहकों के लिए, तीनों के लिए आपको लगता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर सामने आ सकती हैं? करेक्ट, आई थिंक लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पे सामने आएंगी, और आई थिंक मोटिवेट भी करेगा। सॉरी, Yeah, go on, Firoz. So I think so there is some benefit for maintaining good health also in premium की छूट। If मेडिकल टेस्ट अगर आपने एक पीरियड के बाद वापस किया और आपकी हेल्थ में डिटोरेशन नहीं आई, तो आपको और प्रीमियम की छूट मिलने की भी संभावना है। ऑलराइट, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद 2 और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस की हम बात करेंगे, जैसे कंपनियां पायलट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर पाएंगी और साथ ही डेटा डिस्क्लोजर्स भी नए रेगुलेशंस के तहत आसान हो जाएंगे।